1857 की क्रांति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1740-1750 का भारत एक अमीर, विविध और आत्मनिर्भर देश। बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, पंजाब, हर तरफ रियासतें थी। कुछ लड़ रही थी, कुछ समृद्ध थी, लेकिन भारत था आजाद। लेकिन 1757 का साल एक खतरनाक मोड़ था। प्लासी का युद्ध, जहां नवाब सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारी से शासक बनने की यात्रा शुरू की। 1770 के दशक में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। न जाने कितने लोग मारे गए, पर कंपनी ने टैक्स वसूली कम नहीं की। हर जगह कंपनी ने यही किया। जमींदार बनाए, किसानों को लूटा, व्यापारियों से व्यापार छीन लिया। बनारस के बुनकर, मुर्शिदाबाद के रेशम व्यापारी, मेरठ के चमड़े के कारोबारी, सबके धंधे खत्म कर दिए गए ताकि अंग्रेजों का माल बिके। कई रियासतों को मजबूर किया गया संधि करने पर, जहां रजवाड़ों को दिखाने के लिए गद्दी छोड़नी पड़ी। असल सत्ता कंपनी के हाथ में थी। लेकिन आखिरी चोट आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी अगर राजा का बेटा नहीं है तो राज्य अंग्रेजों का होगा। इस नियम से झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसे राज्य छीन लिए गए। यानी 100 साल में भारत का समाज, किसान, व्यापारी, सैनिक सब दुखी थे। और ये दुख 1857 में गुस्से में बदल गया। अब बात करते हैं उन लाखों किसानों और व्यापारियों की जिंदगी की जो 1757 से 1856 तक धीरे धीरे टूट गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार पकड़ा, मतलब सीधे कर वसूली शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि फसल अच्छी थी या नहीं, कर देना जरूरी था। अगर किसान नहीं दे पाता तो उनको और उनके बच्चों की जमीन तक जबरदस्ती छीन ली जाती थी। 1770 के महान बंगाल अकाल में तो जमीनी बात छूट गई। अनेकों लोग मारे गए। काफी आंकड़ों में भिन्नता होती है, लेकिन 1/3 आबादी तक की गिरावट हुई। लेकिन कंपनी ने राहत नहीं दी। टैक्स की वसूली जोरों से जारी रखी। बनारस के बुनकर, मुर्शिदाबाद की रेशम फैक्ट्रियां, मेरठ के चमड़ा कारोबार, सबका पतन हुआ। उनके बजाय ब्रिटिश कपड़े और मिलों को बाजार मिल गया। कंपनी की व्यापार नीति ने किसानों और व्यापारियों के लिए जगह नहीं छोड़ी। संसाधन, बाजार, सब कुछ सबके सब अंग्रेजों के हाथ में चले गए। कंपनी की नीतियों ने किसानों और व्यापारियों के लिए काम करना असंभव बना दिया। और जब हम जिंदगी की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते तो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। यानी एक गांव के किसान और एक शहर का व्यापारी, दोनों ने अपने खून पसीने की कमाई को खो दिया ताकि अंग्रेजों का सिस्टम चले। और यही दर्द 1857 के क्रांतिकारियों के दिलों में उठी बगावत की सबसे बड़ी वजह बन गया। जब राजा अपनी रियासत बचाने में असमर्थ हो जाएं, तब शहीदों की लड़ाई कौन लड़ता है? अंग्रेजों ने 1847 से 1856 में एक ऐसा नियम बनाया जिसे वो कहते थे रूल ऑफ लॉज, और जिसे भारतीय कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत अगर किसी रियासत के राजा का कोई प्रत्यक्ष वारिस न हो तो रियासत स्वतः अंग्रेजों में चली जाती थी, चाहे उन्होंने बेटे को गोद लिया हो या न हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1848 से एक नई नीति लागू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राजा मरे तो राज्य हमारे। इस नीति में साफ कहा गया कि अगर कोई राजा बिना अपने असली बेटे के मरता है तो उसकी रियासत अब हमारी होगी। अगर कोई राजा बेटे को गोद ले भी ले तब भी उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। भारत में गोद लिया बेटा कानूनी वारिस माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं को ठुकरा दिया। राजा अपमानित हुए और सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं, उनकी इज्जत भी छीनी गई। झांसी, नाना साहब और बहुत से राजा इस नीति से नाराज हो गए। अंग्रेजों की यह नीति दिखा रही थी कि अब भारत में राजाओं की जगह कंपनी का हुक्म चलेगा। इस अपमान से पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़की। 1850 के बाद एक बात आम हो गई। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे ईसाई धर्म थोपना चाहते हैं।
भारत में धर्म सिर्फ पूजा नहीं, पहचान है। लेकिन कंपनी की हरकतों ने लोगों के दिलों में शक और डर भर दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटेन ने मिशनरीज को भारत भेजना शुरू किया। ये मिशनरी गांव-गांव जाकर गरीबों को ईसाई बनाने की कोशिश करते थे। स्कूल, अस्पताल, अनाज देकर धर्म बदलवाने के प्रयास होते थे। लेकिन लोगों को लगा गरीबों को लालच देकर हिंदू मुसलमान को ईसाई बनाया जा रहा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। ये कानून अपने आप में अच्छा था, लेकिन लोगों को लगा कि ये सब हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। पुराने जमाने में इसे धार्मिक अपमान माना गया। इससे ब्राह्मण, साधु और पारंपरिक नेता नाराज हो गए। नए इनफील्ड राइफल में खास किस्म का कारतूस लाया गया। सिपाही को उसे दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। लेकिन खबर आई कि इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। यानी ये कारतूस दोनों धर्मों का अपमान था। इसका असर क्या हुआ? सिपाही बोले, हमारा धर्म जबरदस्ती भ्रष्ट करवाया जा रहा है। चर्च, स्कूल, कानून और अब फौज, सब जगह धर्म में दखल। लोगों को लगने लगा कि अब तो पूरा देश ईसाई बनाया जाएगा। ये डर धीरे धीरे गुस्से में बदला और फिर विद्रोह में। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 80% से ज्यादा सिपाही भारतीय थे। ज्यादातर सिपाही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदू किसान परिवारों से आते थे। कई मुस्लिम सैनिक भी थे जो धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन सैनिकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। अंग्रेज अफसरों को मोटा वेतन और भारतीय सिपाहियों को मामूली तनख्वाह मिलती थी। कोई भारतीय सैनिक उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता था। नए कारतूस से पहले भी अंग्रेज धार्मिक नियमों को नजरअंदाज करते थे। सिपाही जब समुद्र पर भेजे जाते थे तो इसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती भेजते थे, ये कहकर कि कंपनी फर्स्ट है। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को गुलाम कहकर बुलाते थे। उन्हें साथ बैठाना, साथ खाना तक स्वीकार नहीं था। जब सिपाहियों ने गाय और सुअर वाली कारतूस लेने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाला गया, कोर्ट मार्शल किया गया, कैद में डाला गया। बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने गुस्से में अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। कुछ ही दिनों में उन्हें फांसी दे दी गई। इससे पूरे भारत के सिपाहियों में आक्रोश और एकता फैल गई। सिपाही आखिर भड़के क्यों? हम लड़ रहे हैं उनकी लड़ाइयां, लेकिन हमें मिलती हैं गालियां, अपमान और मौत। तनख्वाह कम, धर्म का अपमान, अंग्रेजी अफसरों का घमंड, सब मिलकर सैनिकों को उबाल पर ले आए। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि वो ज्वालामुखी थे जो फटने ही वाले थे। साल था 1857। दिल्ली की हवाओं में बेचैनी थी। लाल किला तो वहीं खड़ा था, लेकिन उसमें बैठा था एक थका हारा बूढ़ा शायर, बहादुर शाह जफर। न तो लड़ सकता था, न उसके पास कोई फौज थी। बस कुछ किताबें थी, एक टूटी हुई कलम और वो दिल जिसमें हिंदुस्तान धड़कता था। वो बादशाह था, लेकिन हुकूमत उसके नाम में भी नहीं थी। अंग्रेज सारे फैसले कर रहे थे और जफर बस एक दीवार पर टंगी तस्वीर की तरह था। देखने को राजा, लेकिन असल में एक कैदी। लेकिन एक तूफान आया मेरठ से। जब जवानों ने कहा अब दिल्ली हमारी है, मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दी। तोपें, तलवारें और बंदूकें लिए वो पहुंचे दिल्ली। उन्होंने किसी नेता को नहीं चुना, उन्होंने चुना जफर को, क्योंकि लोगों को झंडा चाहिए था, एक नाम चाहिए था जो सबको एक करे। जफर ने कहा, मैं तो बस शायर हूं, ये लड़ाई मेरी नहीं। लेकिन सैनिक बोले, अब नहीं तो कब, ये देश का वक्त है, ताज तुम्हारा है। एक मजबूर शायर अब क्रांति का चेहरा बन चुका था। जफर ने अपने बेटों से कहा, अगर लड़ना है तो लड़ो सिर उठाकर, हारेंगे तो मिट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। दिल्ली गूंज उठे, लेकिन अंग्रेज लौटे और साथ लाई नफरत। सितंबर 1857 अंग्रेजों ने दिल्ली पर धावा बोला। खूनी संग्राम हुआ, सड़कों पर लाशें बिछ गई। जफर के तीनों बेटों का कत्ल कर दिया गया और उनकी कटी हुई लाशें लाल किले के सामने लटकाई गई। जफर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की उस मिट्टी में जहां वो पैदा हुआ था, अब उसे दफन होने की इजाजत भी नहीं मिली।
उसे बर्मा भेज दिया गया। वहां एक छोटी सी कोठरी में वो आखिरी सांसें लेता रहा। न ताज था, न दिल्ली, न परिवार, बस एक टूटी आवाज जो कहती थी, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जब बहादुर शाह जफर गिरा तब पूरा विद्रोह बिखर गया। सैनिक जो जान लड़ा रहे थे अब बिना सिर वाले धड़ बन चुके थे। अंग्रेजों ने साफ कर दिया, अब इस मुल्क में एक ही बादशाह होगा और वो है ब्रिटिश राज।